बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहुंच वैली की मीडिया टीम इस वक्त इस्लामाबाद शिवा रेस्टोरेंट के टॉप पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे यूनियन कौंसिल हेलकोर्ट के आमिर रवान साहब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छा बिजनेस और कारोबार कर रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनसे चंद सवाल करते हैं कि आप यूनियन कौंसिल हेलकोर्ट के हवाले से आपने एक दफ़ा हेलकोर्ट मसाइल ग्रुप के नाम से एक तंजीम बनाई थी और उन मसाइल के हवाले से आपने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। तो अब वो मसाइल किस तरफ जा रहे हैं और आपकी वो मसाइल ग्रुप की जो तंजीम है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया। सफ़ीर भाई, यूसुफ भाई, रासत भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने वक्त दिया। देखें जी, आपने बात की कि उस तंजीम की या यूसी हेलकोर्ट के हवाले से, तो देखें हमारा एक जो मकसद था उस सिलसिले को एक मीडिया पर लेके आना, सोशलाइज करना और अपने मसाइल को उजागर करना, सबसे जो मेन मकसद था हमारा जो उसमें वो ये था हमारा कि हमने नौजवानों को एक अवेयरनेस देनी है अपने मसाइल के हवाले से। हमने उन्हें बताना है कि उन्होंने कैसे मीडिया पे बात करनी है अपने मसाइल के हवाले से, किस तरह अपने पॉलिटिकल लीडर्स के सामने जो है वो खड़े होकर अपने प्रॉब्लम्स को बयान करना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम ने इस कदर जो है वो मशहूर हुई और उसने अपने मकासद को एक बहुत बड़े कामयाब तरीके से जो अपने मकासद को हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इसमें बहुत सारे नौजवान हैं जो सरगर्म हैं और वो अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं। तो आप आइंदा यूनियन कौंसिल हेलकोर्ट की सियासत में, पहुंच वैली की सियासत में, आने वाले बलदियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन में, किस तरीके से आप वहाँ पे अपने किरदार अदा करना चाहते हैं? देखिए जी, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपने बात की बल्दियात के हवाले से। देखें, बल्दियात जो होती है वो किसी भी यूसी के लिए एक मेन स्ट्रीम होती है, एक उसकी जो हिरारकी होती है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और उसमें वो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा किरदार होता है। इस वक्त यूसी हेलकोर्ट में सबसे ज़्यादा बल्दियात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो नौजवानों के लिए काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले नौजवानों के एजुकेशन का मसला, उस पर काम करना, फिर उसके अलावा हेल्थ पे काम करना, फिर उसके अलावा जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, फिर उसके अलावा आपका जो है वो टूरिज्म, सबसे बड़ी चीज़ जो है आपके यहाँ जो यूसी हेलकोर्ट में मौजूद है उस पर काम करना। ये 4-5 चीज़ें हमारी मेन स्ट्रीम है और हमारे इस वक्त जितने भी हमारी जो लीडरशिप है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी सपोर्ट कर रहा है, हमारा उससे सबसे बड़ा जो है वो मुतालबा ये है कि आप सबसे बढ़ के पढ़े लिखे नौजवानों को आप फ्रंट लाइन पे लेके आएं ताकि वो अपने जो बाकी के लोग हैं, नौजवान हैं, उनके मसले उनको सॉर्ट आउट कर सकें। जैसा कि हर आदमी कहता है, हर नुमाइंदा कहता है कि यूनियन कौंसिल हेलकोर्ट जो है ना वो सबसे पसमानदा यूनियन कौंसिल है, और आपने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं उसको पसमानदा नहीं कहता। तो इस वक्त तो वो यूनियन कौंसिल इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासियों की मरकज़ बनी हुई है, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, यूनियन कौंसिल हेलकोर्ट में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप देखें कि हर बंदा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो वहाँ पे अपना जलसा करना चाहता है, वो वहाँ पे जाना चाहता है, वो अपनी सियासत को वहाँ बनवाना चाहता है। क्यों? उस यूनियन कौंसिल के नौजवानों ने सबसे पहले तो अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाया, वहाँ की जो चीज़ें उनको उजागर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, देखिए मैं इसलिए यूनियन कौंसिल को पसमानदा नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, आर्मी में हमारी यूनियन कौंसिल के लोग सर्व कर रहे हैं, सरकारी इदारों में सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी हमारी फीमेल टीचर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने की मजीद ज़रूरत है जिस पे हम लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, जिस पे हम जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल में इस वक्त एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में नौजवानों की शक्ल में जो वो नज़र आएगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की यूनियन कौंसिल से सियासत का आगाज़ हुआ था और अब इस मौके पर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, सरदार मोहम्मद यूसुफ की अगर आप सियासत की बात करते हैं तो सरदार साहब की सियासत, मैं हमेशा सबको एक बात कहता हूँ, वो कोई एक सियासत नहीं थी, वो एक तहरीक थी जो चलती आई, जिस तहरीक के कुछ मकासद थे जिसमें हमारे बुजुर्ग शामिल थे, हमारे बच्चे शामिल थे। वो एक 35-40 साल से एक दौर था, वो चलता आया, उसमें जो है वो बहुत सारी जो है उसमें चेंजेस आई, डिफरेंस आए, उसने अपने मकासद बहुत हद तक जो है उन्होंने अचीव किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग, तमाम नौजवान ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि वो इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन आने वाले वक्त के लिए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को जो मेरी तजवीज़ है या जो मेरे एक वो है थिंकिंग है, उसके मुताबिक इन्हें
बहुत सारी जो नई चेंजेस हैं, बहुत सारी जो नई तब्दीलियाँ वो करने की ज़रूरत है। अपने जो है वो आने वाले पॉलिटिकल कैरियर के लिहाज से यूनियन कौंसिल हिल कोर्ट के लिए, मानसरा के लिए बहुत सारे जो बेंच मार्क्स हैं जो नई इन्हें जो है वो अपने सेट करने पड़ेंगे। नए आने वाले वक्त के लिए इन्हें जो है वो अपनी नए स्ट्रीम लाइन्स को जो है वो सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आगे हमारे मकासद क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के जो मकासद थे या जो पिछले प्रॉब्लम थे वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुए, लेकिन आने वाले वक्त के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, आने वाले जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं उनके लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके कॉलेजेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचनी चाहिए। आमिर भाई, सरदार मोहम्मद यूसुफ का 35 साल दौर गुजरा है और 35 साल वो इक़्तिदार में रहे मानसरा में, तो इस वक्त उनको कुछ मुश्किलात का सामना है और उन इलाकों से जहाँ से उनकी सियासत और उनके कैरियर की शुरुआत हुई थी वहाँ से उनको मसाइल का सामना है, तो इस हवाले से आप क्या देखें यूसुफ भाई, कोई भी पॉलिटिकल आदमी होता है उसको हमेशा अपने सियासी करियर में हमेशा मुश्किलात का सामना रहता है। वो मैं हूँ, वो सरदार यूसुफ है, या वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, या वो जो बाइडन है अमेरिका का सदर है। हर बंदे को पॉलिटिकल जो करियर होता है उसमें मुश्किलात का सामना होता है, उसको पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उसके आने वाले वक्त के मुताबिक जो है वो पॉलिटिकल चैलेंजेस के कुछ फैसले उनके ऐसे हो जाते हैं उनसे पॉलिटिकल करियर में जो उनके आगे जाके गलत साबित होते हैं, फिर उसमें उनको जो है वो तनकीद भी मिलती है, तारीफ भी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें वक्तन फवक्तन आती रहती हैं आपके सामने। मकामी जो वहाँ पर लोग हैं, हर इलाके में सरदार साहब के जो लोग करीब रहे तो वो भी इसमें कहा यह जा रहा है कि इस वक्त में मौजूदा सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं कि वो देखें जी, कोई भी बंदा है उसका एक पॉलिटिकल स्टांस होता है, वो आपका पॉलिटिकल स्टांस अपना है, मेरा अपना है। देखिए मैं किसी बंदे से कोई इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफात बहुत सारे लोगों के होते हैं, शायद वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बल्दियात में हैं जो कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं, जो शायद वो सरदार साहब को ब्लैकमेल करना चाहते होंगे या उनके सियासी करियर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या कुछ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग, हर बंदा उनको जानता है, लेकिन फिर भी जो है वो चूँकि पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं साथ लेके चीज़ को चलना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों में सरदार साहब को मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में बेहतर तरीके से उनको जो सिस्टमाइज़ करना पड़ेगा, उन चीज़ों को प्रॉपरली उनको जो है ना उसको डिग आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स और कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। हिलकोट अवामी मसाइल ग्रुप जो आपने बनाया था, शुरुआत में उसको बड़ी पजीराई मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हटता गया और अब इस वक्त में बिल्कुल खामोशी है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अवामी मसाइल ग्रुप जो बनाया गया था बेसिकली, वो जब नौजवान इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तहरीक चलाई। उसका मकसद ये था कि आपको पता है स्कूल्स में प्रॉब्लम, बच्चियों के स्कूल के लिए प्रॉब्लम, अब एजुकेशन के प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, रोडों के मसले थे। हमने उन सारी चीज़ों को उजागर किया। हमारा कोई पॉलिटिकल स्टांस नहीं था, लेकिन उस ग्रुप में चंद एक ऐसे मखसूस अनासर थे कि जो मुखालिफिन पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने उस ग्रुप के चंद एक लोगों को जो है वो ख़रीद के और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया कि ये ग्रुप जो है वो सरदार के ख़िलाफ़ है या दूसरे किसी जो है पॉलिटिकल उसके ख़िलाफ़ है। हालांकि ऐसा नहीं था। वो ग्रुप अपने एक मसाइल को उजागर करने का ग्रुप था, वो एक अपने इशू को उजागर करने का ग्रुप था, और बीच में उसके जो कुछ अनासर थे जिन्होंने आगे उसको जो है वो लेफ्ट राइट करने की कोशिश की। उन्होंने ये शो कराने की कोशिश की कि ये बिल्कुल सरदार मोहम्मद यूसुफ के ख़िलाफ़ है, ये किसी बाकी पॉलिटिकल उसके खिलाफ है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो काम करते रहे। हिलकोट अवामी मसाइल ग्रुप में आकर और ये ग्रुप बनने के बाद आपने कौन सी कारकर्दगी की है? जी देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको अवामी मसाइल ग्रुप से पहले जो है ना वो नौजवानों में एक अवेयरनेस नहीं नज़र आती थी। आज कोई भी नौजवान है, आप उसको खड़ा करके, आज आपके कितने सोशल मीडिया चैनल्स बन चुके हैं, कितने जो है वो यूसी हिलकोट के नौजवान है वो आज अपने टूरिज्म पे व्लॉग्स कर रहे हैं, बलेजा, चौड़, बिश्ती, हर जगह जाके वो अपने आप को सब पूरी दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। आज कोई भी बंदा यूसी हिलकोट गाँव में ये कह रहा है तुमने बलेजा विजिट किया, इधर के उधर, वो सिर्फ इन नौजवानों की वजह से हुआ है। तो ये हमारे मेन टारगेट थे। उसके बाद एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे मसले थे जो मेन स्ट्रीम पे आए, बहुत सारे स्कूल्स उसके बाद जो वो अपग्रेड हुए, अब बच्चियों की तालीम पे कुछ बेहतरी आई, हम सब ने सोचना शुरू किया। रोडों के मसाइल बहुत सारे सॉर्ट आउट हुए, पानी के मसले जो बहुत सारे थे घरों में, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पानी है, बिजली है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलती रहेंगी। कोई भी तहरीक है वो रात से सुबह में कामयाब नहीं होती। अगर हम सरदार यूसुफ की तहरीक की बात करते तो इट्स बीन 40 ईयर्स, 40 साल लगे उनको, हमें भी वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। आमिर भाई, जहाँ MPA और MNA का अहम सियासी किरदार होता है कि वो इलाके की तरक्की के लिए उनको लोग मुंतखब करते हैं, लेकिन हर यूनियन कौंसिल में उस यूनियन कौंसिल के नुमाइंदे जो होते हैं, जो नाज़िम होते हैं, नायब नाज़िम होते हैं, उनका मेन किरदार होता है उस इलाके की तरक्की में।
तो आपने देखा कि सरदार शाह कबूल हैं, वो भी नाज़िम रह चुके हैं, और इसी तरह जावेद सलार हैं, वो भी आपकी यूसी के नाज़िम रह चुके हैं। नूरखान चौहान साहब हैं, वो भी तहसील मेंबर रह चुके हैं। तो आप इनमें अभी आइंदा के लिए कोई किसको ज़्यादा मौजूद समझते हैं? देखिए जी, सफ़ीर भाई, 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, नाज़िम जो होता है वो आपका कहना है कि यूसी की एक तरह से माँ भी होती है। उसको हर जगह का मसला पता होता है, हर प्रॉब्लम पता होता है, उसने उस प्रॉब्लम को कैसे, देखिए इन सब लोगों ने एक एक दौर गुजार दिया है। आप देखें हर दौर में अवाम ने एक नए इंसान को सिलेक्ट किया, जहाँ पहले शाह कबूल हुए, फिर जावेद साहब हुए, फिर जो है वो आप देखें बाकी नूर खान साहब को देखें, हर दौर में एक अलग नाज़िम हमने सेलेक्ट। उसकी वजह ये थी कि शायद अवाम जो पुराने आपके जो थे सिलेक्टेड लोग थे, उनसे मुतमईन नहीं थी, या शायद अवाम को नहीं लग रहा था कि अगर शायद शाह कबूल साहब ने अगर सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया, तो जो है वो डिलीवर नहीं किया चीज़ों को, तो हो सकता है फिर अवाम ने जो है वो जावेद सलार को जो है वो कबूल किया। अगर अब जावेद सलार की जगह अगर कोई और आता है, अगर अवाम उससे सेलेक्ट की, तो इसका मतलब है कि जावेद सलार साहब ने जो है वो सही तरह से डिलीवर नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो है, जो लैब्स हमें कुछ नज़र आते हैं बल्दियात की तरफ से, वो ये है कि यकीनन ज़ाहिर है, देखें कोई भी यूसी है, उसका जब तक नाज़िम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो जो है वो कुछ कराने की जो है वो अहलियत नहीं रखता होगा, तो यकीनन ना तो उसको फंड्स मिलेंगे, ना तो वहाँ पे काम होगा। उसको काम के लिए, फंड्स के लिए अपने आपको फ्रंट लाइन पे लेके जाना पड़ता है। उसको अपनी जो है वो, क्योंकि देखें आप पे आवाम का एतमाद होता है, हज़ारों की तादाद में आप वोट लेते हैं, तो उस एतमाद को जो है वो सही तरीके से आपको जो है ना वो सर्व करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हम ये कहें कि आपका क्या इरादा है मुस्तक़बिल में, बल्दियात आने वाले हैं और आप ये सारी कैटेगरियाँ, ये खूबियाँ मौजूद भी हैं, आप रात दिन नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे यूसी कोर्ट से? देखें जी, हमारा बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का इरादा है, हम इलेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन उसके हमारे कुछ चंद मकासद हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया मेरे 4 मेन मकसद हैं जिन पर हमने काम करना है। आपका टूरिज़्म है, आपकी एजुकेशन है, हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मॉडर्नाइज़ करना है। हमने सबसे पहले अपने हर एक स्कूल में जो है वो IT सिस्टम लेके जाना है। आपके आज जो है वो बच्चे बैठे हुए, उनको IT का नहीं पता, कंप्यूटर सिस्टम से वो बिल्कुल जो उनकी नॉलेज, आपको पता है आने वाला जो दौर है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। आज आपके बटल में जो है वो एक टेक्निकल कॉलेज तक मौजूद नहीं है। आपका बच्चा FA के बाद जो है वो अगर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की नहीं हासिल कर सकता, तो वो बेकार है मार्केट के अंदर। तो उसको टेक्निकल स्किल चाहिए। उसके लिए हमारी मेहनत ये है कि हम बटल में या बफा में या कहीं पे भी एक टेक्निकल कॉलेज बनाए मानसरा में, जहाँ से हमारा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट के पैसे पे जो है वो तालीम हासिल कर सके, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स वहाँ से ले सकें। आज आप देखें फ्रीलांसिंग के कितने लोग काम कर रहे हैं, घर बैठ के लैपटॉप्स पे, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सिग्नल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, कहीं जब देहात है, मतलब बैकवर्ड एरिया प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ये चाहते हैं इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अगर हम नौजवान क़यादत को, अगर हमारे तमाम लोग मुतफ़िक होते हैं इन चीज़ों पर, इन बातों पर, तो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह इलेक्शन में, और हम इलेक्शन में सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि हमारा जो विज़न है, हमारा जो मिशन है, तो हम उस पर जो है वो ज़रूर इसमें आएंगे और इंशाअल्लाह सामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि हर बंदा जो भी सियासी मैदान में आता है वो अपने मंशूर लेके आता है, अपने प्रोग्राम लेके आता है कि मैं इस मंशूर से और इस प्रोग्राम से आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। लेकिन यूनियन काउंसिल और हेलकोर्ट में जो भी नुमाइंदा आ रहा है वो सिर्फ इस नीयत से आ रहा है कि सरदार साहब मेरी सपोर्ट करेंगे और मैं जीत जाऊँगा। तो इस हवाले से क्या आप भी इस सरदार साहब की सपोर्ट से मैदान में आना चाहते हैं या कोई अपना मंशूर लेके आना चाहते हैं? देखें जी, हमारा मंशूर नौजवानों का मंशूर है। हमारे मंशूर में मैंने आपको बताया सिर्फ 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले एजुकेशन है बच्चों की, उसमें IT की एजुकेशन, हर तरह की एडवांस एजुकेशन हमने बच्चों तक पहुंचानी है। हेल्थ सिस्टम हमने अपना स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने BHUs बनाने हैं, अपने हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज़ करना है। हमारी जो चीज़ें, हमें जो सहूलियात में उनको मॉडर्नाइज़ करना है। उसके बाद हमने अपना टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेकर आना है, और अपना जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमने बेहतर करना। हमारे 4 मकसद हैं, 4 विजन है। अगर इस विजन पर हमें लोग वोट देते हैं या हमें सामने लेके आते हैं तो हम ज़रूर आएंगे और हम उस पर बात करेंगे। बाकी जहाँ तक रही सरदार साहब की सपोर्ट की, तो देखें कोई भी पॉलिटिकल बंदा जो है वो मैदान में जो, अगर उनको हमारा मंशूर सरदार साहब को पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारे जो है वो नौजवान अगर एक बात कर रहे हैं वो अगर उन्हें पसंद आती है, तो यकीनन वो नौजवानों का साथ देंगे और यकीनन नौजवानों के साथ खड़े होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे, ना कि एक जो रवायती सिलसिला चला रहा है वो उसको सपोर्ट करेंगे या उस रवायती सिलसिले पे जो है वो फॉलो अप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमारी मेहमाननवाजी की और हमें टाइम दिया। बहुत बहुत सर, जज़ाकल्लाह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग जो है वो माशाल्लाह पूरे इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं, बात करते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है हमारे इलाके की तरक्की में, हमारे लोगों की तरक्की में, हमारे इलाके के मसाइल में। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोग आए मेरे पास, आप लोगों ने जो है वो मेरी दावत कबूल की, तो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।